हेलो बच्चों, मेरा नाम कल्पना है और आज मैं फिर से आई हूँ एक बार नए विषय के साथ, जिसका ज्ञान हिंदी भाषा में बहुत आवश्यक है। तो आइए जानते हैं आज की पढ़ाई के विषय को। बच्चों, आज हम वर्ण विच्छेद के बारे में पढ़ेंगे, जो छोटी क्लासेस मतलब पहली दूसरी से लेकर बड़ी कक्षाओं तक काम आता है तो यह बहुत आसान विषय, परंतु कुछ विद्यार्थियों को वर्ण विच्छेद में कुछ समस्याएं आती हैं। तो आज हम वर्ण विच्छेद और उनमें आने वाली समस्याओं पर चर्चा करेंगे तथा उनका आसान हल भी जानेंगे कि किस प्रकार व किन बातों का ध्यान रखकर हम आसानी से वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए जानते हैं कि वर्ण क्या है। प्रत्येक शब्द का उच्चारण करते समय मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। ये ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं, यानी अल्फ़ाबेट्स। जब मुख से उच्चारित ध्वनियों को लिखा जाता है तब वे वर्ण बनती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके और टुकड़े न किए जा सकें, यानी इसे हम और अधिक तोड़ नहीं सकते। अब बात करते हैं वर्णमाला की। किसी भाषा के निश्चित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं और प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। जैसे अंग्रेजी में ABCD, उसी प्रकार से हिंदी में अ आ इ ई क ख ग आदि। वर्णमाला के विषय में हम अपनी अगली वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब हम जानते हैं कि वर्ण विच्छेद का क्या अर्थ होता है। वर्ण वर्ण यानी अक्षर, जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया था। विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना, यानी वर्ण विच्छेद का अर्थ हुआ अक्षर को या अक्षरों को अलग करना, यानी किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे रमन। अब हम यहाँ पर रमन शब्द का वर्ण विच्छेद सीखेंगे। बच्चों, रा के नीचे आप देख रहे होंगे कि हलंत लगा हुआ है। व्यंजनों के नीचे हम क्या लगाते हैं? हलंत लगाते हैं, क्योंकि वर्ण विच्छेद करते समय स्वरों को मूल रूप में लिखा जाता है, यानी वो जैसे हैं वैसे ही लिखा जाता है तथा व्यंजनों के नीचे हलंत लगाया जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि व्यंजनों के नीचे हलंत क्यों लगाया जाता है। प्रत्येक व्यंजन स्वर के बिना अपूर्ण होता है। प्रत्येक व्यंजन के अंदर अ अपने आप समाहित होता है, तभी वो पूर्ण होता है। इसीलिए स्वर निकल जाने पर व्यंजन हलंत के साथ लिखा जाता है। और अगर व्यंजन, कोई भी व्यंजन अ के अलावा बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई के साथ लिखा जाता है तो वो उस वर्ण की मात्रा हो जाती है, उसे ही हम मात्रा कह देते हैं। चलिए अब हम रमन शब्द का वर्ण विच्छेद करना सीखते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, जब स्वर किसी व्यंजन से निकल जाता है तो उसके नीचे हम क्या लगा देते हैं? हलंत लगा देते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया? र हलंत प्लस अ प्लस म हलंत प्लस आ प्लस न हलंत प्लस आ। उसी प्रकार से खेत, ख हलंत प्लस ए ता हलंत प्लस अ। ठीक उसी प्रकार कुमार, क हलंत प्लस उ प्लस मा हलंत प्लस आ प्लस र हलंत प्लस अ। यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, पहले वाले शब्द में सिर्फ अ है, वहाँ पर कोई और स्वर प्रयुक्त नहीं हुआ है। दूसरे शब्द में ए, अ के साथ ए भी प्रयुक्त हुआ है। उसी प्रकार से तीसरे वाले शब्द में उ और बड़ा आ भी प्रयुक्त हुए हैं क और म के साथ। इन उदाहरणों के माध्यम से आपको वर्ण विच्छेद कुछ हद तक समझ में आ गया होगा कि वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं। अब हम जानते हैं कि वर्ण विच्छेद करते समय कौन सी ऐसी बातें होती हैं जो ध्यान रखनी चाहिए या किन बातों का हमें ज्ञान होना चाहिए। तो आइए जानते हैं उन बातों के विषय में। सबसे पहली बात जो वर्ण विच्छेद करते समय ध्यान रखनी चाहिए वो होती है सभी स्वरों की मात्राओं का सही ज्ञान। हमें सभी मात्राओं का तथा उनके उच्चारण का
भली प्रकार ज्ञान होना चाहिए। बच्चों, मैं मात्राओं पर भी एक वीडियो जल्द ही बनाने वाली हूँ। मात्राओं के ज्ञान के लिए आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं और अपनी मात्राओं के ज्ञान को और अधिक अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ कि सबसे ज़्यादा भूल कहाँ पर होती है वर्ण विच्छेद में मात्राओं के संबंध में। सबसे अधिक भूल ई और ई में, यानी छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा की होती है। आइए जानते हैं कि कैसे। अब मैं कुछ उदाहरण दिखाऊंगी आपको छोटी ई और बड़ी ई के, और आपको बताऊंगी कि वो गलतियां कैसे होती हैं। जैसे पहला शब्द आपको दिख रहा होगा कीमत। जैसे अभी हमने पहले वर्ण विच्छेद किया, ठीक उसी प्रकार से हम पुनः इसका वर्ण विच्छेद करेंगे। क प्लस बड़ी ई प्लस म हलंत प्लस अ प्लस त हलंत प्लस अ। देखिए का में भी आगे क्या लगा हुआ है? हलंत लगा हुआ है। यानी जितने भी व्यंजन हैं इन सभी व्यंजनों में क्या लगा हुआ है? हलंत लगा हुआ है। साथ में स्वर को हमने क्या कर दिया? इसमें अलग कर दिया है। तो ये शब्द आपको अच्छी तरह समझ गया होगा। अब हम देखते हैं अपना दूसरा शब्द। दूसरा शब्द है गिलास। अब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न यहीं पर आती है बच्चों को। क्यों? क्योंकि गिलास में हम ये जानते हैं कि छोटी ई की मात्रा पहले से लगाई जाती है, किसी भी वर्ण के पहले से लग जाती है। परंतु जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो हम उस मात्रा को आगे नहीं लिखते बल्कि व्यंजन के पीछे लिखते हैं। यहीं पर बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है और वो बच्चे क्या करते हैं कि उस छोटी ई को कभी कभी व्यंजन के पहले लिख देते हैं और उससे उनका वो वर्ण विच्छेद गलत हो जाता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि वर्ण विच्छेद करते समय छोटी ई की मात्रा जब भी हो तो आपको ई व्यंजन के बाद रखना है। जैसे देखिए गिलास में ग हलंत प्लस ई प्लस ला हलंत प्लस आ प्लस स हलंत प्लस अ, यानी गिलास। अगला शब्द देख लेते हैं वारी। वारी का अर्थ या समानार्थी शब्द जल भी होता है। यहाँ पर मैं आपके ज्ञानवर्धन के लिए बताना चाह रही हूँ, तो इसको ध्यान रखेंगे तो आपके आगे भी काम आएगा। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जब भी छोटी ई की मात्रा होगी तो वर्ण विच्छेद करते समय वो छोटी ई की मात्रा व्यंजन के बाद लिखी जाएगी। जैसे वारी में हम देख लेते हैं व हलंत जमा आ जमा र हलंत जमा ई, यानी क्या बन गया हमारा? वारी। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि मैंने यहाँ पर एक नया शब्द प्रयोग किया जमा, जिसे हम प्लस भी कहते हैं, है ना। हिंदी में हम जमा पढ़ते हैं, लेकिन आपकी कन्वीनियंट के लिए मैं यहाँ पर प्लस बोल रही हूँ कि आपको इनकन्वीनियंट ना हो, बट आपको जानना भी चाहिए कि जमा मतलब प्लस। अब हम जानते हैं जो वर्ण विच्छेद में दूसरी मात्राओं से संबंधित परेशानी आती है वो क्या होती है। क्यों कुछ बच्चों के वर्ण विच्छेद गलत हो जाते हैं? क्या गलती होती है? ए और ए में, ए और ए में क्या गलती करते हैं वो? चलिए समझते हैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से। नरेश, पहला शब्द हमारा क्या आया? नरेश। तो करते हैं इसका वर्ण विच्छेद। न हलंत प्लस अ प्लस र हलंत प्लस ए प्लस श हलंत प्लस आ। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर जो ए लिखा है, ए में क्या करते हैं? ऊपर एक मात्रा लगा देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? ए पढ़ा जाता है और वहीं पर वो गलती हो जाती है। बच्चे क्या सोचते हैं? रे लिखा है, तो हम क्या करें? ए लिखें, उस पर एक मात्रा लगा दें, तो उनका वो वर्ण विच्छेद क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। अगर उसको हम पढ़ेंगे तो बोलेंगे नरेश, तो नरेश नहीं होता, नरेश है। तो हमें क्या करना है? इस बात का ध्यान रखना है कि ए जब भी आए तो ए लिखें, ए जब भी आए ए लिखें, उसे ए ना बना दें। चलिए दूसरे उदाहरण के माध्यम से इसे और अच्छी तरह समझते हैं। थैला। अब देखिए यहाँ पर मैंने ए का शब्द लिखा है कि आपको अच्छे से अंतर समझ में आ जाए कि ए और ए में क्या अंतर होता है। थैला थ हलंत प्लस ए प्लस ल हलंत प्लस आ। देखिए यहाँ पर अंतर क्या दिखाई दे रहा है कि ऊपर ए लिखा है मैंने और नीचे ए लिखा है, तो ये पढ़ा जाएगा थैला। एक और उदाहरण देख लेते हैं हम, केला, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी ए में होती है। ए क्योंकि बच्चे ए को भी ए बना देते हैं, तो यहाँ पर एक उदाहरण हम ए का और देखेंगे। क हलंत प्लस ए प्लस ला हलंत प्लस आ, यानी ये क्या बन जाएगा? केला। तो बच्चों अगली बार जब भी वर्ण विच्छेद करें
और ई या ए से संबंधित कोई भी वर्ण विच्छेद आए तो अब ये गलतियां मत कीजिएगा। हमेशा याद रखिएगा, मेरी बात को एक बार याद कर लीजिएगा कि कैसे आपको वो वर्ण विच्छेद करना है। अब ये तो हो गया पहली परेशानी का हल। अब दूसरी जो बड़ी परेशानी आ जाती है वो संयुक्त व्यंजन की आ जाती है। अब संयुक्त व्यंजन क्या होता है, सबसे पहले तो हमें यही जानना चाहिए कि संयुक्त व्यंजन होता क्या है, उसकी रचना कैसी होती है। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे ना कि संयुक्त व्यंजन बना क्या। जैसे व्यंजन तो आप समझ गए, स्वर समझते हैं, बट संयुक्त व्यंजन क्या होता है। संयुक्त मतलब मिलना, जुड़ जाना, तो वो संयुक्त व्यंजन क्या होता है अब हम उसके बारे में जानेंगे। हम कह सकते हैं कि जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों से बनते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हमारी हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन कौन से, अब उनके हम बारी बारी से उनको देखते हैं और उनके बारे में जानते हैं कि वो किन किन व्यंजनों से मिलकर बने और संयुक्त व्यंजन कहलाए। जैसे छ, पहला व्यंजन होता है छ, जैसे बोलते हैं ना क्षमा, कक्षा, तो छ में कौन कौन से व्यंजन मिले हुए हैं, क हलंत प्लस शा। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, यहाँ पर क को मैंने हलंत लगाया है और शा को हलंत नहीं लगाया, तो इसका जवाब भी मैं आपको अभी दूंगी। चलिए पहले हम सारे संयुक्त व्यंजनों को देख लेते हैं और उनकी रचना देख लेते हैं, फिर मैं उस बात का आपको उत्तर दूंगी। त्र, त हलंत प्लस रा, यानी त्र किससे मिलकर बना है, त और र से। ज्ञा, ज हलंत प्लस या। श्रा, श हलंत प्लस रा। तो ये संयुक्त व्यंजन की रचना है कि ये जो संयुक्त व्यंजन है वो किन किन व्यंजनों को मिलाकर बनता है। जैसे मैंने आपको बताया था हिंदी में हमारे 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, छ, त्रंग, ज्ञ, श्रा। चलिए अब आपके मन में जो दुविधा उठी उसका निराकरण कर देते हैं। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ सबसे पहले कि जो मैंने आपको पहली स्लाइड दिखाई थी, जो पहले बताया था, वहाँ पर मैंने शा में हलंत नहीं लगाया था। तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर क आरहित था और श असहित था। उसे कुछ और आसान तरीके से समझने के लिए मैंने आपके सामने ये लिखा है। अब आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से कि क यानी संयुक्त व्यंजन का जो पहला वर्ण होता है वो अरहित होता है और दूसरा वर्ण असहित होता है। यानी पहला वाला वर्ण अरहित और दूसरा व्यंजन असहित। तो देखिए बिल्कुल उसी तरह से अब हम सारे संयुक्त अक्षरों को एक बार देख लेंगे। देखिए शाम में मैंने क्या किया, शा को हलंत लगा दिया और अ जोड़ दिया। त्र में र को हलंत लगा दिया और अ जोड़ दिया। ज्ञ में या को हलंत लगा दिया और अ जोड़ दिया। श्र में र को हलंत लगा दिया और आ जोड़ दिया। अब आपको ध्यान ये देना है, जब आप संयुक्त व्यंजनों का वर्ण विच्छेद करेंगे तो आपको इसी प्रकार लिखना है। आपको पहली स्लाइड दिखाई थी उस तरह नहीं करना है क्योंकि वो उनकी रचना थी। आपको इस नियम का पालन करना है, इस नियम को फॉलो करना है। जब आप वर्ण विच्छेद करेंगे तो आपको ये करना है, इस तरह से उसको तोड़ना है। अब हम कुछ उदाहरण देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे पहला उदाहरण मैंने ले लिया छात्र। तो देखिए इसको तोड़ेंगे वर्ण विच्छेद में, इसको शुरू करेंगे इनका वर्ण विच्छेद करना। देखिए छ हलंत प्लस आ प्लस त हलंत प्लस र प्लस अ। देखिए जैसे मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया कि जब हम तोड़ेंगे तो कैसे करेंगे, त हलंत प्लस र हलंत प्लस आ। तो बिल्कुल उसी नियम का इसमें पालन किया गया है। अब दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। परीक्षा, प हलंत प्लस अ प्लस र हलंत प्लस बड़ी ई प्लस क हलंत प्लस श हलंत प्लस आ। यहाँ पर भी उसी नियम का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार से देखिए वैज्ञानिक, व हलंत प्लस ए प्लस ज हलंत प्लस इया प्लस आ प्लस न हलंत प्लस ई प्लस क हलंत प्लस आ, यानी वैज्ञानिक। अगला उदाहरण देखते हैं हम श्रा का। परिश्रम, प हलंत प्लस अ र हलंत प्लस ई प्लस शा हलंत प्लस र हलंत प्लस अ प्लस मा हलंत प्लस आ। तो ये आप देख रहे हैं मैंने हर एक संयुक्त व्यंजन का
यहाँ पर एक उदाहरण दिया हुआ है। इन उदाहरणों को अगर आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो आपको भविष्य में कभी भी संयुक्त व्यंजनों का वर्ण विच्छेद करने में परेशानी का अनुभव नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम अपनी अगली समस्या की तरफ, क्योंकि पिछली समस्या का तो हमें हल मिल गया संयुक्त व्यंजन वाली। अब आते हैं रु और रू के अंतर में। अब ये रु और रू है क्या? सबसे पहले तो ये जानते हैं हम कि रु और रू बना कैसे। तो जब र में छोटा ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा लगती है, जब ऊ होगा छोटे ऊ की मात्रा लगेगी तो क्या बनेगा? रू। और जब बड़े ऊ की मात्रा लग जाएगी तो क्या बनेगा? रू। चलिए अब यहाँ पर भी देखते हैं, यहाँ बहुत छोटा सा, बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है ऊ और ऊ को पढ़ने में। बहुत से बार लोग क्या करते हैं, रू और रू में गलती कर देते हैं, है ना। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से और उसका भी वर्ण विच्छेद करना सीखते हैं। जब हम बोलेंगे रुपया तो हमेशा क्या कीजिए, मैंने आपको पहले भी बताया आपको मात्राओं का सही प्रकार से ज्ञान होना चाहिए। आपको उन मात्राओं का उच्चारण कैसे करते हैं उनका ज्ञान होना चाहिए। जब हम पढ़ेंगे रुपया तो मात्रा कैसे निकल रही? रू। कभी भी आप कुछ भी वर्ण विच्छेद करें या कभी भी कोई मात्रा लिखें तो उसका उच्चारण करके ज़रूर देख लें। जैसे हम क्या बोल रहे हैं? रुपया। हम रुपया नहीं बोल रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं रुपया, हम क्या बोल रहे हैं? रुपया। तो रा में कौन सी मात्रा निकल रही है? हमें साफ साफ पता चल रहा है छोटे ऊ की मात्रा निकल रही है। तो हम इसका वर्ण विच्छेद कर लेते हैं। रा हलंत प्लस ऊ प्लस पा हलंत प्लस अ प्लस या हलंत प्लस आ। अब इसी तरह का अगला उदाहरण देख लेते हैं ज़रूर। देखिए जा में नीचे नुक्ता लगा हुआ है। नुक्ते के विषय में भी मैं अगला कोई एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी जिसमें मैं आपको नुक्ते का ज्ञान दूंगी कि नुक्ता क्या होता है, कहाँ लगता है, क्यों लगता है। पर यहाँ पर अभी हम वर्ण विच्छेद कर लेते हैं। तो मैंने कैसा उच्चारण किया? ज़रूर। रू यानी तेज उच्चारण, यानी बड़ी मात्रा, यानी बड़े ऊ की मात्रा। तो कैसे इसका करेंगे वर्ण विच्छेद? ज हलंत प्लस अ प्लस र हलंत प्लस ऊ यानी बड़ा ऊ प्लस र हलंत प्लस आ। इसी प्रकार से गुरु। कुछ बच्चों को यहाँ पर यह कन्फ्यूज़न होता है कि गुरु होता है या गुरु होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, गुरु लिखते हैं तो कहते हैं मैम बड़ा ऊ। तो बड़ा ऊ नहीं होता है, मैं यहाँ समझाना चाहूँगी। हम पढ़ते हैं गुरु, ना कि पढ़ते हैं गुरु। तो यहाँ पर ये छोटी छोटी बातें हैं उच्चारण के संबंध से जो आपको ध्यान देनी चाहिए। चलिए तो हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं। ग हलंत प्लस ऊ प्लस र हलंत प्लस ऊ, यानी यहाँ पर गा में भी हमारा छोटा ऊ है और र के साथ भी छोटा ऊ है। चलिए हम एक और उदाहरण देख लेते हैं। रूपवान। रूपवान यानी कैसा उच्चारण? तेज उच्चारण, यानी कौन सी मात्रा? बड़े ऊ की मात्रा र। तो इसका हम क्या करते हैं? वर्ण विच्छेद करते हैं। र हलंत प्लस ऊ, कौन सा ऊ? बड़ा ऊ, प्लस पा हलंत प्लस अ प्लस व हलंत प्लस आ कौन सा? बड़ा आ, प्लस न हलंत प्लस आ। चलिए अब हमारी इस समस्या का तो हल हमें मिल गया कि हम वर्ण विच्छेद में उ और बड़े ऊ की मात्रा का ध्यान कैसे रखेंगे। अब आगे और कौन सी समस्या आती है उसको जानते हैं। जो अगली समस्या आती है वो आती है अनुस्वार और अनुनासिक की। तो अनुस्वार क्या होता है, अनुनासिक क्या होता है, बहुत से बच्चों को ये पता होगा, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। तो जिनको पता है या नहीं पता है मैं सबको बताना चाहूँगी एक बार कि अनुस्वार और अनुनासिक होता क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे अनुस्वार के विषय में। अनुस्वार का चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगी। शिरोरेखा जो हम हिंदी में शब्द लिखते हैं उसके ऊपर एक रेखा खींचते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं? शिरोरेखा कहते हैं। तो ये कहाँ लगाया जाता है अनुस्वार? शिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है। इसका उच्चारण करते समय हवा नाक से बाहर निकलती है। जैसे मेरे पीछे उच्चारण करके देखिएगा, आपको पता चलेगा। हंस, कंघा, पंखा, रंग आदि। अब हम जानते हैं अनुनासिक क्या होता है। इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में लगाया जाता है। चंद्र बिंदु। अनुस्वार कैसा होता है? हमारा बिंदु। और अनुनासिक क्या होता है?
चंद्र बिंदु। ये बात याद रखिएगा आपसे। और यह भी शिरोरेखा के ऊपर ही लगता है, यानी अनुस्वार भी शिरोरेखा के ऊपर और अनुनासिक भी शिरोरेखा के ऊपर ही लगता है। इसका उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख से समान दबाव के साथ बाहर निकलती है। जैसे मेरे पीछे शब्दों का उच्चारण करके देखिएगा, हंसी, चांदनी, मांग आदि। चलिए, अब मेरी समझ में आपको अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर समझ में आ गया होगा। तो अब हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसका वर्ण विच्छेद करना जान लेते हैं। जैसे मैंने बताया था अनुस्वार क्या होता है, बिंदु के रूप में। तो पहला शब्द क्या लिया है मैंने, हंस। हंस, हंस में देखिए ह हलंत प्लस अंग प्लस स हलंत प्लस आ, यानी ये क्या हो गया, हंस। अगला उदाहरण देखेंगे, कंगारू। क हलंत प्लस अंग प्लस ग हलंत प्लस आ प्लस र हलंत प्लस ऊ, यानी बड़ा ऊ, क्योंकि कंगारू रू है। फिर हंस, पहला हमारा क्या था, हंस, और अब क्या आ गया, हंस। वो तो कहते हैं ना हंसना, वह हंस रही थी, तो वो हंस था और ये क्या है, हंस। तो देखिए ये क्या है, अनुनासिक है। अब इसको कैसे करेंगे, ह हलंत प्लस अनुनासिक प्लस स हलंत प्लस आ। उसी प्रकार से मूछ, म हलंत प्लस अनुनासिक, उसके साथ क्या आएगा, बड़ा ऊ आएगा, क्योंकि दोनों ही क्या है, हमारे स्वर हैं। तो स्वर के साथ ही हम ऊपर शिरोरेखा के ऊपर क्या लगा देंगे, अनुनासिक लगा देंगे। प्लस छ हलंत प्लस आ, तो ये क्या हो गया, मूछ का हो गया। मेरी समझ से अनुस्वार और अनुनासिक की समस्या का हल आपको मिल गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें जानते हैं। जैसे कि स्वर के टुकड़े नहीं होते, यानी जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो कभी हम स्वर को अलग नहीं करते हैं, स्वर को तोड़कर नहीं लिखते हैं। कुछ उदाहरण के माध्यम से आप जानते हैं। जैसे आम, यहाँ पर सबसे पहला जो वर्ण है वो बड़ा आ है, यानी स्वर है, तो हम उसको नहीं तोड़ेंगे, उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, वो जैसे का तैसा लिख देंगे, बड़ा आ प्लस म हलंत प्लस अ। दूसरा उदाहरण देखेंगे, आराम, यहाँ पर भी बड़ा आ प्लस र हलंत प्लस आ प्लस म हलंत प्लस अ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जितने भी स्वर आ रहे हैं उनको मैं तोड़ नहीं रही हूँ, वो बिल्कुल वैसे के वैसे ही लिखे जा रहे हैं। जैसे ईख, बड़ी ई प्लस ख हलंत प्लस आ। अनार, अ प्लस न हलंत प्लस आ प्लस र हलंत प्लस अ। ये तो हमने जाना कि स्वर के टुकड़े नहीं होते। अब एक प्रश्न ये उठता है कभी कभी कि बच्चे कहते हैं मैम कुछ वर्ण पहले से ही आधे होते हैं, उन्हें कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो वर्ण पहले से ही आधा है उसे हलंत लगाकर लिखेंगे। जैसे होता है ना बच्चा, तो उसमें चा तो पहले से ही आधा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उससे समझने के लिए कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे मैंने लिखा भिन्न, तो क्या किया मैंने यहाँ पर, देखिए भ हलंत प्लस ई प्लस न हलंत प्लस ना हलंत प्लस आ। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि मैंने यहाँ पर दो ना लिखे हैं हलंत के साथ, यानी पहला वाला जो मेरा ना है हलंत के साथ वो आधा ना है, और जो दूसरा वाला ना है वो अ के साथ आया है, यानी वो पूर्ण है। इसी तरह अगला उदाहरण देखेंगे, आतिथ्य, इसे मेहमान नवाजी भी कहते हैं, इस शब्द को मेहमान नवाजी भी कहा जाता है। तो चलिए इसका भी वर्ण विच्छेद सीख लेते हैं। बड़ा अ प्लस त हलंत प्लस ई प्लस थ हलंत प्लस य हलंत प्लस आ। अब देखिए यहाँ पर क्या है हमारा, थ क्या है हमारा, आधा है, तो हमने उसके साथ कोई स्वर नहीं जोड़ा, उसको सिर्फ हलंत लगाकर लिख दिया। अगला उदाहरण देख लेते हैं, ऊष्मा, ऊष्मा बड़ा ऊ यानी स्वर है, तो हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, प्लस षटकोण वाली शा है ना, उसके नीचे भी हलंत हमने लगा दिया, क्यों, क्योंकि वहां पर वो आधा दिख रहा है शब्द में मुझे, प्लस म हलंत प्लस आ। एक और उदाहरण देख लेते हैं इसी प्रकार का, पुस्तक, प हलंत प्लस उ
प्लस स हलंत प्लस त हलंत प्लस अ प्लस क हलंत प्लस अ। यहाँ पर देखिए मैंने स हलंत और त हलंत बोला है, यानी सा के साथ मैंने कोई स्वर नहीं लगाया है। क्यों? क्योंकि सा हमारे जो है शब्द में कैसा है, आधा है, तो हमने यहाँ पर उसे क्या कर दिया है, सिर्फ हलंत लगाकर लिख दिया है। अब हम आगे वर्ण विच्छेद के कुछ और उदाहरण देखेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कमल, क हलंत प्लस अ प्लस म हलंत प्लस अ प्लस ला हलंत प्लस आ। ये बिल्कुल आसान सा है, जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि क जितने भी व्यंजन हैं सब में आ छुपा हुआ होता है, साथ में ही होता है, तो ये तो आसानी से हो गया। हम अब अगला देखते हैं बाजा, ब हलंत प्लस आ प्लस जा हलंत प्लस आ। इमली, ई प्लस मा हलंत प्लस आ प्लस ला हलंत प्लस ई। मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि मैं हर एक स्वर का एक उदाहरण तो आपको ज़रूर बताऊं। कुमार, क हलंत प्लस उ प्लस म हलंत प्लस आ प्लस र हलंत प्लस अ। उसी प्रकार से भूखा, भ हलंत प्लस ऊ, क्योंकि तेज आवाज है ना तो कैसा, बड़ा ऊ, प्लस ख हलंत प्लस आ। उसी प्रकार कृपण, कृपण का अर्थ होता है कंजूस, क हलंत प्लस री प्लस प हलंत प्लस अ प्लस ण हलंत प्लस आ, तो ये क्या हो गया, कृपण। चलिए एक उदाहरण देखते हैं आगे और। शेर, श हलंत प्लस ए प्लस र हलंत प्लस आ। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं और समझ लेते हैं कुछ और अच्छी तरह से कि वर्ण विच्छेद कैसे होता है। आज आप सीख लीजिएगा, फिर कभी भूलिएगा मत, अच्छी तरह से सीख लीजिएगा। मैना, म हलंत प्लस ए प्लस न हलंत प्लस आ। चकोर, च हलंत प्लस अ क हलंत प्लस ओ प्लस र हलंत प्लस आ। पौधा, प हलंत प्लस औ प्लस ध हलंत प्लस आ। अगला उदाहरण वंश, अनुस्वार से संबंधित व हलंत प्लस अंग प्लस श हलंत प्लस आ। अगला उदाहरण दुर्गम, र आधा है यहाँ पर भी देखिए, तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, द हलंत प्लस उ प्लस र हलंत प्लस ग हलंत प्लस अ प्लस म हलंत प्लस आ। यहाँ पर देखिए एक बात ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पर दुर्गम, रा का उच्चारण गा से पहले हो रहा है, इसलिए मैंने रा को गा से पहले लिखा है। कैसे पढ़ रहे हैं हम, दुर्गम, दुर्गम, तो रा का उच्चारण गा से पहले हुआ, इसलिए हमने इसे क्या किया, गा से पहले लिखा और उसके साथ किसी भी स्वर का प्रयोग नहीं किया, स्वर को साथ में नहीं जोड़ा। अगला देखते हैं विद्यार्थी, व हलंत प्लस ई प्लस द हलंत प्लस य हलंत प्लस आ प्लस र हलंत प्लस थ हलंत प्लस ई, यानी बड़ी। अब देखिए यहाँ पर विद्यार्थी, यहाँ पर दो दो वर्ण मेरे सामने ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो आधे हैं, पहला तो द और दूसरा कौन सा, र। तो मैंने यहाँ पर दा के साथ भी किसी भी स्वर को नहीं जोड़ा है और ना ही र के साथ किसी स्वर को मैंने जोड़ा है, उन्हें सिर्फ हलंत लगाकर लिख दिया है। विद्यार्थी के बाद हम वर्ण विच्छेद करेंगे प्रयोग का। तो प्रयोग में प हलंत प्लस र हलंत प्लस अ प्लस य हलंत प्लस ओ प्लस ग हलंत प्लस आ। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चों को यह विषय अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब बारी आई अभ्यास कार्य की। जैसा कि अपने हर वीडियो में हम करते हैं, जब भी हम कोई विषय सीखते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, अभ्यास कार्य करते हैं। तो उसी तरह इस बार भी मैंने आपके लिए अब एक अभ्यास पत्रक तैयार किया है। दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। आज के वीडियो में जो आपने सीखा बस उसको ही आपको फॉलो करके ये वर्ण विच्छेद करने हैं। शब्दों को मैं एक बार आपके लिए पढ़ देती हूँ। रामायण, लड़की, मक्खन, अमृत, श्रमिक, ज्ञान, कक्षा, पूजा, लौकी, प्रतिदिन, भूमिका और चांद। आपको इन वर्णों का क्या करना है, वर्ण विच्छेद करना है। अगर
अभ्यास कार्य में आप किसी भी तरह की कठिनाई का अनुभव करें, आपको लगे कि कुछ डिफ़िकल्टी आ रही है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, तो आप अपने प्रश्न मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और एक काम और कर सकते हैं, आपको जो भी परेशानी आई है उसका हल आपको वीडियो के पीछे मिल सकता है, तो एक बार पुनः दोबारा जाकर पीछे वीडियो देखकर अपनी समस्या का हल पा सकते हैं। अगर उससे भी आपकी समस्या नहीं सुलझती है, नहीं पता चलता है, तो आप मुझे क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न डाल देंगे। उन प्रश्नों को पढ़कर मैं उसके उत्तर अवश्य दूंगी। आप सबको मेरा यह वीडियो कैसा लगा, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और हम आगे भी ऐसे ही विषयों पर नए नए वीडियोस बनाते रहेंगे। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है और आप जानना चाहते हैं मुझसे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी रिक्वेस्ट को पढ़कर उस पर एक वीडियो ज़रूर बना दूँगी। धन्यवाद।